हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला। मैं हूं सुनील डांडा। आज हम लाइफ प्रोसेस का थर्ड पार्ट लेके चल रहे हैं, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बीइंग। देखिए, रेस्पिरेशन के अंदर सबसे पहले समझ लीजिए आप कि ये फोटोसिंथेसिस का जस्ट अपोजिट है। हमने लास्ट जो स्टडी की थी वो थी फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस में फूड की फॉर्मेशन होती है, तो यहाँ पर जो है यानी मीन्स हुआ कि वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है बाय यूजिंग द हाइड्रोजन। यहाँ पर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है विद द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन। फर्स्ट पॉइंट, वहाँ पर हमने कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट एंड क्लोरोफिल सिंथेसाइज हुआ था ग्लूकोज के अंदर, जो कि सिंपलेस्ट फूड था। तो रेस्पिरेशन में उसी ग्लूकोज का जो है ऑक्सीडेशन होता है टू रिलीज अगेन द बेसिक देन कंपाउंड, वही कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एनर्जी रिलीज होगी। वहाँ एनर्जी सिंथेसाइज हुई, यह एनर्जी रिलीज हुई। क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा। तो ये फोटोसिंथेसिस का बिल्कुल अपोजिट है रेस्पिरेशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि रेस्पिरेशन होता कैसे है। देखिए, रेस्पिरेशन जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप से होता है। कि सिंपल ऑर्गेनिज्म ले लीजिए आप, जो ऐसे प्रोटोजोन्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, हाइड्रा है यूरेंटेट का, स्पॉन्जिस में साइकॉन्स हैं। इनके अंदर जो रेस्पिरेशन है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। कैसे? थ्रू द देन आउटर कवरिंग यानी कि मेम्ब्रेन। एक्चुअल में जो रेस्पिरेशन है वो दो प्रोसेस चलता है, एक होता है फिजिकल प्रोसेस, एक होता है केमिकल प्रोसेस। जहाँ तक क्वेश्चन फिजिकल प्रोसेस का है, वहाँ केवल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं, वहाँ कोई केमिकल कंपोजिशन नहीं होता, यानी कि बायोकेमिकल रिएक्शंस वहाँ बिल्कुल नहीं होती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। कैसे? ऑक्सीजन जो है बॉडी के अंदर एंटर करती है और उसके रिजल्ट से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो बाहर निकल जाती है। तो इस तरह गैसेस का जो एक्सचेंज है ना, द इन्स टेक इन द ऑक्सीजन एंड स्पेल आउट द कार्बन डाइऑक्साइड, बट दी प्रोसेस ऑन द ब्रीदिंग, ये फिजिकल प्रोसेस है। दूसरा पार्ट से केमिकल है। केमिकल प्रोसेस के अंदर एक बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, जिसमें जो ऑक्सीजन अंदर एंटर होती है तो वो फूड को ऑक्सीडाइज करती है इन द विद द प्रेजेंस ऑफ द डिफरेंट एंजाइम्स, और उस एंजाइम्स के एक्शन से ऑक्सीजन जो है वो सिंपलेस्ट जो फूड है जिसे कहते हैं हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, कौन सा है वो है ग्लूकोज। और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज जो है उसको ऑक्सीडाइज कर देगी और उसके रिजल्ट से बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, और जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ये केमिकल प्रोसेस है। तो टोटल रेस्पिरेशन जो है वो दो प्रोसेस में कंप्लीट होता है, एक फिजिकल प्रोसेस, एक बायोकेमिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस नॉन द ब्रीथिंग, जिसमें से एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, और केमिकल प्रोसेस जो है वह ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड सब्सटेंस आइदर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? अब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसी की तरह दो टर्म्स बन गई। एक टर्म बन गई इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी बन गई इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिना ऑक्सीजन के ही जो है फूड वो क्या होगा, देन ब्रेकअप होगा एंड रिलीज करेगा डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस। जबकि ऑक्सीडेशन जब होता है तो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब वो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा उसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी और उससे बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट देन अब प्रोडक्ट बन जाएगी, जिसे एंड प्रोडक्ट बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। एनर्जी वहाँ भी रिलीज होगी, एनर्जी यहाँ भी रिलीज होगी। ये अलग बात है कंपेरेटली, वहाँ एनर्जी टू मच लेस, ओनली 56 देन किलो जूल, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो है वो करीब 686 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। अब दूसरी बात आती है इसमें कि ये कब कब होता है। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ पहले कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। देखिए, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन डिफरेंट है। तो फॉर एग्जाम्पल लोअर एनिमल है। अब लोअर एनिमल्स में आप ले लीजिए जैसे कि प्रोटोजोन्स हैं, पॉरीफेरास हैं, सीलेंट्रेट है। प्रोटोजोआस जैसे आप लीजिए पैरामीशियम है, अमीबा है, आप ले लीजिए आपका पॉरीफर्स जैसे साइकॉन्स है, आप ले लीजिए सीलेंट्रेटा, हाइड्रा है। इनके अंदर जो है सिर्फ मेम्ब्रेन होती है छोटी, बस ओनली मेम्ब्रेन है। उस आउटर मेम्ब्रेन से ही जो है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन जो है वो गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। इन्हें कहते हैं हम सरफेस बॉडी
देन रेस्पिरेशन, क्या नाम दिया मैंने जरूर, ये रहा, देन बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ रहता है कि जैसे आप लीजिए आपका फ्रॉग, फ्रॉग में भी कभी कभी जो है यही रिएक्शंस होती हैं, यानी कि स्किन के थ्रू जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। या फिर देखिए आप अर्थवॉर्म, एनालिड्स, उनके अंदर भी जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती हैं, वो कैसे होती हैं, वो स्किन के थ्रू होती हैं। उनको बॉडी सरफेस में करके उनको अंदर कुटेनियस रेस्पिरेशन। फर्क क्या है, एक्चुअली मल्टी सेलुलर है, ऑर्गेनिज्म है, और इनके अंदर क्यूटिकल है एपिडर्मिस की बनी, उसके थ्रू जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है, और हमेशा मॉइस्ट रहता है वो, और ये है कुटेनियस रेस्पिरेशन जो स्किन के थ्रू होती है। क्लियर। उसके बाद हम फिश की बात करते हैं हम अब। अच्छा चलो उसके बाद ब्रेंकियल रेस्पिरेशन, ये फिश के लिए है। ब्रेंकियल रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ, जो फिश है उसके अंदर गिल्स होती हैं, तो फिश जो है वो गिल के थ्रू जो है, गिल स्लिट के थ्रू जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज करती हैं। क्लियर। तो यहाँ पर होता है ब्रेंकियल रेस्पिरेशन, तो ब्रेंकियल रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स। लेकिन यहाँ पर जो फ्रॉग है वो अपनी लाइफ का 2 पार्ट जो है वो अलग अलग से जो है वो रेस्पिरेट करता है। जब फॉर एग्जाम्पल कि जब वो टैडपोल तक होता है, यानी टैडपोल कंडीशन तो वाटर में रहता है, तब तक उसकी बॉडी के अंदर गिल्स रहती हैं, वो फिश की तरह जो है ब्रेंकियल रेस्पिरेशन करता है। और जब वो अडल्ट हो जाता है तो उसके अंदर लंग्स बन जाते हैं, तो हमारी तरह जो है वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन करता है। लेकिन बीच में कभी कभी वो स्किन से भी रेस्पिरेशन करता है, तो तब कुटेनियस में जाता है। यानी तीनों चीज़ों को यूज़ कर रहा है वो फ्रॉग, वो ब्रेंकियल रेस्पिरेशन में भी जाता है, वो कुटेनियस रेस्पिरेशन भी करता है, वो पल्मोनरी भी करता है, बट स्टेज अलग अलग हो सकती है। क्लियर। तो यहाँ पर तीनों जो है वो किस मिलते हैं, ओनली फ्रॉग के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर। फिर होता है ट्रेकियल रेस्पिरेशन, ट्रेकियल रेस्पिरेशन यानी थ्रू ट्यूब्स। अब इंसेक्ट्स हैं वो थ्रू ट्यूब जो है वो रेस्पिरेशन करते हैं, तो ट्रेकिया यानी कि ट्रेकियल ट्यूब बनती है और उसके थ्रू जो रेस्पिरेशन करता है, उन्हें बोलते हैं ट्रेकियल रेस्पिरेशन। ये होता है पर्टिकुलरली इंसेक्ट के अंदर, कॉकरोच है, मॉस्किटोज है, फ्लाइज है, इनके अंदर। अब लास्ट होता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ये है जो एक मल्टी सेलुलर और वर्टिब्रेट एनिमल्स के अंदर मोस्टली मिलता है। हालांकि वर्टिब्रेट एनिमल फिश भी है, लेकिन एक्वेटिक है। जो लैंड एनिमल्स हैं, जो सिर्फ जो है टेरेस्ट्रियल है, जो लैंड पर सर्वाइव करते हैं, उनके अंदर जो है वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन होगा। ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर भी पल्मोनरी रेस्पिरेशन है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है 1 पेयर, उसके अंदर क्या होता है, 1 पेयर लंग्स होते हैं। क्या होते हैं, 1 पेयर लंग्स, जिसके हम रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है। अब उसके बाद इसमें एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। अब देखिए एक्सटर्नल को आप ब्रीथिंग कह सकते हो, और इंटरनल रेस्पिरेशन जो है वो है केमिकल प्रोसेस यानी बायोकेमिकल प्रोसेस, जिसका मैं डिस्कस करूंगा। अब यहाँ पर जो है रेस्पिरेशन होता कैसे है, देखिए रेस्पिरेशन के अंदर 2 पार्ट है, एक है ग्लाइकोलाइसिस, एक क्रेब्स साइकिल। हालांकि आपके सिलेबस में इसको पूरा कंप्लीट नहीं है, लेकिन एक टर्म है ये, मैं उसका यूज जरूर करूंगा ताकि आपको दोनों का आइडेंटिफिकेशन हो सके कि व्हाट मीन्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड व्हाट मीन्स ऑफ द क्रेब्स साइकिल। देखिए ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या है, एक्चुअली क्या है कि जैसे ही ऑक्सीजन एंटर तो करती है बॉडी के अंदर, लेकिन जब फूड का डाइजेशन हो जाता है, फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, फूड का एसिमिलेशन हो जाता है, तो 3 प्रोडक्ट जो हमारे बॉडी के अंदर बनती हैं लास्ट में। एक बनती है इसमें प्रोटीन अमीनो एसिड की फॉर्म के अंदर, एक बनती है ग्लूकोज यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट से आती है, और एक बनती है फैटी एसिड जो फैट से आके आती है। लेकिन यहाँ पर मेन जो सब्सट्रेट बनता है हमारा, जो रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट है, वो है हमारा ग्लूकोज। ज़्यादातर हम ग्लूकोज से एनर्जी गेट करते हैं, लेकिन और पार्ट भी हमें टाइम टू टाइम एनर्जी देते रहते हैं। अब हम ग्लूकोज के चलते हैं, ग्लूकोज हमारी बॉडी में जब एसिमिलेट होती है, एंटर करती है, तो सेल के अंदर पहुंचती है। अब जो सेल है उसमें सबसे पहले होता है साइटोप्लाज्म। सेल में सबसे पहला पार्ट क्या आता है, साइटोप्लाज्म। जैसे ही वो एंटर करेगी सेल के अंदर, तो पहले कहाँ आएगी, साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म में उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती। जब साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तब क्या होगा, तब होता है इसमें ग्लाइकोलाइसिस। समझ आ गई। तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर, जहां ऑक्सीजन एब्सेंट है, ऑक्सीजन नहीं है। तो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज में 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे ही एंटर करता है वो साइटोप्लाज्म में, इसका जो है विदाउट एनी ऑक्सीजन जो है इसका रेस्पिरेशन होगा। क्लियर। इस प्रोसेस कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। कैसे है वो एंजाइम्स वगैरह आपके सिलेबस में नहीं। अब यहाँ पर जो आपको जो है 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं,
यानी आपको दो मॉलिक्यूल, ये जो है ग्लूकोज, देन इट ब्रोकन इनटू द टू मॉलिक्यूल्स, देन ईच मॉलिक्यूल हैज द 3 कार्बन। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज है उसके अंदर 6 कार्बन है, ठीक है, उसमें 12 हाइड्रोजन है, इसमें जो है 6 जो है वो ऑक्सीजन भी है। मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ उसमें, देखिए इसमें ग्लूकोज जो है वो होता है C6H12O6, 6 कार्बन, 12 जो है हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। क्लियर। अब ये ब्रेकअप हुआ तो यहाँ कंप्लीट होगा, इसमें यहाँ बन गया पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ द 3 कार्बन, मतलब 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है, तो क्या C3H6 एंड O3, ये बन गया आपके पास क्या, ये पायरुवेट, जिसे हम पायरुविक एसिड भी कह सकते हैं। अब ये पायरुवेट बन गया, अब इसके 2 मॉलिक्यूल बन गए। क्लियर। अब ये पायरुवेट जो है वो कहाँ जाएगा और उसका क्या होगा, जब पायरुवेट जब बनता है तो उस पर जो 8 मॉलिक्यूल जो है वो एटीपी बनते हैं। क्या बनते हैं, 8 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। When the glucose break down into 2 molecule of the pyruvate, then it produce the 8 molecule of ATP। यानी इतनी एनर्जी इसके अंदर रिलीज होती है कि उससे 8 मॉलिक्यूल या ATP की फॉर्मेशन होती है। क्लियर। अब ये जो पायरुवेट है ये एंटर करेगा, अगर ये मान लो ईस्ट के अंदर है, कहाँ पर है ये, ईस्ट में, यू नो ईस्ट, ठीक है ना, प्लांट है भी, अगर ईस्ट में एंटर करेगा तो वहां पर इस प्रोसेस का नाम होता है फर्मेंटेशन। क्या होता है ये, फर्मेंटेशन। तो वहीं फर्मेंटेड होगा फूड, तो फर्मेंटेशन बोलते हैं हम। अब ईस्ट में फर्मेंटेशन होगा, वहां पर बिना ऑक्सीजन के ये ऑक्सीडाइज होगा। क्लियर। और 2 पड़ेंगे एंड प्रोडक्ट, एक बनता है इथेनॉल और एक बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ पर जो इथेनॉल है ये 2 कार्बन है, इथेनॉल फॉर्मूला आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा C2H5OH, ये इथेनॉल है, इथाइल अल्कोहल बोलते हैं इसको हम, ये इथेनॉल है, C2H5OH 2 कार्बन है इसमें। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए ये जो पायरुवेट है ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, इसे 2 कार्बन मॉलिक्यूल में वो कन्वर्ट होगा किसमें, इथेनॉल में, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। क्लियर। अब देखिए अब हम लोग जो जलेबी खाते हैं, अब जलेबी फर्मेंट किया जाता है, मैदे को या बुलदाना बनाते हैं तो मूंग की दाल को फर्मेंट करते हैं रात को। जब फर्मेंटेशन होती है उसके अंदर तो देखिए वो फ्लफी होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है वो, या हम डालते हैं भटूरे, देखिए सॉफ्ट हो जाता है मैदा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वह जो फर्मेंट होता है उसमें तो बनता है इथेनॉल और बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन से बाहर निकलती है तो पोर करती निकलती है, होल करती निकलती है, तो उसे फ्लफी हो जाता है वो। तो नाउ देन कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और इथेनॉल बनेगा और एनर्जी निकलेगी। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी होती है वो मिलती है ओनली 2 ATP, इतनी एनर्जी मिलती है ओनली, जिससे कि 2 ही ATP जो है वो ATP में कन्वर्ट हो पाते हैं। यहाँ पर कहता है जब बनता है पायरुवेट बनता है तो 8 ATP जो है वो 8 ATP के अंदर कन्वर्ट होते हैं, इतनी एनर्जी स्टोर होती है। इसके अंदर ओनली 2 ATP की फॉर्मेशन होती है, ज़्यादा नहीं होती। दूसरी बात, अगर हम ये पायरुवेट जो है वो जाता है कि जो हमारी मसल्स के अंदर, हमारी ह्यूमन बीइंग की मसल सेल्स के अंदर, तब क्या होता है, मसल सेल्स में हमारी जो है ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती है। और खास तो तब जब हम मान लो कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो एक्सरसाइज करने के लिए हमें बहुत लॉट ऑफ एनर्जी यूज पड़ती है, ऑक्सीजन यूज पड़ती है। वो ऑक्सीजन काफ़ी यूटिलाइज कर लेते हैं, तो मसल्स के अंदर जो ऑक्सीजन जो है वो लैक हो जाती है, कमी हो जाती है उसकी। तो ड्यू टू लैक ऑफ द ऑक्सीजन यहाँ पर जो है प्रॉपर ऑक्सीडेशन कंप्लीट नहीं होता, तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा। अब जब यहाँ पर पायरुवेट का मसल सेल्स के अंदर पायरुवेट का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा तब बनता है लैक्टिक एसिड। क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। क्लियर। लैक्टिक एसिड है वो भी 3 कार्बन है, इसलिए वहां कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती है। यहाँ 2 मॉलिक्यूल थे इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड गए तो 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड निकल गए, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर लैक्टिक एसिड खुद 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, इसलिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगी। एनर्जी यहाँ भी उतनी निकलेगी जितनी कि 2 ATP की फॉर्मेशन हो पाएगी, बस, और ज्यादा फॉर्मेशन नहीं होती है। क्लियर। तो अब तक हमें कितने मिल गए, 10 मिल गए, 8 यहाँ मिल गए और 2 यहाँ मिल गए। क्लियर, बात समझ आ गई। अब आता है इसके अंदर, अगर मान लीजिए यही पायरुवेट जब जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में लॉट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब यहाँ तक क्या हुआ था, यहाँ पर हुआ हमारा क्या, ग्लाइकोलाइसिस, ये पूरा ग्लाइकोलाइसिस हुआ। अब यही जो है पायरुवेट कहाँ एंटर हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हुआ तो माइटोकॉन्ड्रिया के ल्यूमन में ये जो है क्रिस्टली होती है यहाँ पर, और यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब यहाँ पर पायरुवेट जो है वो फुली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जैसे कंप्लीट ऑक्सीडेशन। जब जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है इसके अंदर तब क्या बनता है, तब बनती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर।
क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे और वाटर बन जाएगा, और यहाँ एनर्जी रिलीज होगी, और ये एनर्जी लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, 686 किलो कैलोरी। अब क्वेश्चन क्या होता है कि इससे कितने एटीपी बनेंगे। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एडीपी है, ये एडीपी, कितने एडीपी यहाँ पर है, 30 एडीपी, जो कन्वर्ट हो जाएंगे 30 एटीपी के अंदर। देखिए कुछ लोग बुक वाले जो हैं इसको पूरा यहीं पर ही 38 लिख देते हैं, तो बुरा नहीं है ऐसे कि 38 तो निकलती है, सिर्फ जो है जो पायरुवेट है उसका जब लैक्टिक एसिड कन्वर्ट होता है तब 2 एटीपी निकलते हैं, टोटल 40 तब भी हो जाते हैं। तो एक ग्लूकोज हमें जो है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है हमें कितना 40 जो है वो एटीपी प्रोवाइड करता है, मतलब इतनी एनर्जी प्रोवाइड करता है ऑक्सीडेशन से, जिससे क्या कि हमारे बॉडी के अंदर 40 एटीपी जो बन जाते हैं फ्रॉम 40 एटीपी से। हाँ जी, समझ में आ गया। तो ये था इसके अंदर ऑक्सीडेशन। तो ये यहाँ पर ये देखिए एनारोबिक रेस्पिरेशन है और यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन है। एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन जरूरत नहीं पड़ती है और इस पर कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, जहाँ ऑक्सीजन जरूरत नहीं पड़ती है और बहुत कम अमाउंट में एनर्जी मिलती है, जिसमें ओनली 2 एटीपी मॉलिक्यूल ही एटीपी में कन्वर्ट हो पाते हैं। क्लियर हो गया होगा। और दूसरा होता है में क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और यहाँ पर जो है वो फूड का यानी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और वो प्रोड्यूस करता है इतनी एनर्जी जिसे 38 एटीपी जो है वो 38 एटीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर। और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिलीज हो जाती है। ये था आपका पूरा इसका स्ट्रक्चर्स। अब क्वेश्चन आता है इसमें कि कह रहे तो आसान हो गया ये, व्हाट मैकेनिज्म, ऐसा होता कैसे है। ऐसा होता इसलिए, पहले तो ऑर्गन क्या बताया मैंने, लंग्स। हमारी बॉडी में इसके लिए लंग्स है। लंग्स में क्या होता है कि हमारे पास 2 लंग है, ठीक है, और दोनों लंग्स जो है वो हमारे कहाँ पर है, वो है थोरेसिक कैविटी। हमारी बॉडी में 2 कैविटी है, एक थोरेसिक कैविटी, एक एब्डोमिनल कैविटी। ये थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी जो है इसको जो है सेपरेट किया है डायफ्राम ने। क्या किया है, डायफ्राम ने। डायफ्राम से नीचे आएंगे तो हमारे क्या काम है, डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाता है। हालांकि वहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो थोरेक्स से शुरू होता है, लेकिन मेन जो डाइजेशन शुरू होता है वो होता है कहाँ पर, आकर एब्डोमेन के अंदर। और इससे ऊपर जो है हमारे पास क्या होता है, एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हमारा हार्ट, ठीक है, और दूसरा हमारा लंग्स। दोनों सॉफ्टिकेटेड है, बहुत सॉफ्टिकेटेड है, और दोनों जो है कहाँ पर है, वो थोरेसिक कैविटी के अंदर है। थोरेसिक कैविटी किसकी बनी हुई है, आप ये भी समझ लीजिए। थोरेसिक कैविटी के अंदर एक वेंट्रल फ्रंट पर, यहाँ पर हमारा स्टर्नम होता है, हार्ट बोन होती है स्टर्नम, ठीक है। यहाँ लेटरल साइड में यहाँ पर क्या होती है, रिब्स होती हैं 12 पेयर्स, यू नो। ये नीचे क्या हो गया हमें, डायफ्राम। क्लियर। बैक साइड देखिए डॉट साइड के अंदर यहाँ पर होता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम्स, ठीक। ये मिलकर के जो है रिब केज, वर्टिब्रल कॉलम, ये आपका स्टर्नम और डायफ्राम मिलकर कैविटी बना देती है, ठीक है, पिंजरा। और वो कहते हैं क्या, ये थोरेसिक कैविटी। उसके अंदर दोनों चीज हमारी ये प्रेजेंट है, वो एकदम सॉफ्टिकेटेड और एकदम सेफ है। अब बाकी क्या हुआ, बाकी सारी मसल्स हैं। मसल कौन दी है, ब्लड सप्लाई हो रही है, पर पूरा इंटैक्ट है, कहीं एयर फेयर आने जाने का रास्ता कुछ नहीं है, बिल्कुल इंटैक्ट है, वहां हमारी जो है दोनों चीजें सेफ है। अब देखिए इस पूरा थोरेसिक कैविटी कहते हैं। यहाँ पर लंग्स है, लंग्स के बाहर चारों तरफ जो है वो डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, मानी कि नहीं, यहाँ पर डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, ये होते हैं प्लूरा। क्या कहते हैं, प्लूरा। ये प्लूरा क्या करता है, ये मेम्ब्रेन है, बिल्कुल सॉफ्ट मेम्ब्रेन, ये डबल लेयर है, ये 2 सेक बन जाते हैं और उन दोनों सेक के बीच में जो है एक फ्लूइड बनाते हैं, प्लूरल फ्लूइड, प्लूरा मेम्ब्रेन, प्लूरल फ्लूइड। क्लियर। कोई इन्हें याद करने वाले, प्लूरा मेम्ब्रेन है, प्लूरल फ्लूइड है। ये प्लूरल फ्लूइड क्या काम करता है, क्योंकि जो लंग्स है वो जो रेस्पिरेशन होता है उनमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है, ठीक है। जब इनहेल होता है तो क्या वो फूलता है, एक्सेल होता है तो थोड़ा नीचे कम हो जाता है, यानी ये कॉन्टैक्ट रिलैक्स कंटिन्यू करता रहता है, जिससे क्या है कि फ्रिक्शन क्रिएट ना हो। तो खुद ही बहुत सॉफ्टिकेटेड है ये, वो फ्रिक्शन क्रिएट ना हो इसके लिए क्या है, जो प्लूरल फ्लूइड है वो उसको जो है फ्रिक्शन लेस कर देता है, उसको बचाता है। ये फंक्शन इसका जो है, इसका है प्लूरल और प्लूरल मेम्ब्रेन का। अब होता क्या है में कि हमारी बॉडी के अंदर सबसे पहला आता है क्या, ये नोज हमारी, देखिए नोज। इस नोज में 2 पॉइंट है, ये है ना, ये क्या हमारे नॉस्ट्रिल, क्या ये हमारे नॉस्ट्रिल है। अब नॉस्ट्रिल जो है यहाँ से ये नोज स्टार्ट हो गई, ठीक है, ये होता है नेजल कैविटी। ये 2 पार्ट है, 2 हमारे होल है, 2 ही पार्ट है, और दोनों पार्ट जो है वो इससे डिवाइड है, किससे, वो है नेजल सेप्टम। सेप्टम 2 जगह होते हैं, ये नोज में, इसे बोलते हैं नेजल सेप्टम, और एक हमारी हार्ट के अंदर है, जो हार्ट को भी 2 लेफ्ट राइट में डिवाइड है, उसे कहते हैं आपका सेप्टम, हार्ट के लिए कार्डियल सेप्टम,
जैसे कार्डियल सेप्टम। तो कार्डियल सेप्टम कहाँ होगा? वो हमारे हार्ट में है। और नेजल सेप्टम जो है वो हमारा कहाँ है? ये हमारी नोज में है। और ये कार्टिलेजिनस है। क्यों कार्टिलेजिनस है? देखिए इसको हम ऐसे ऐसे देखिए, ये हिला सकते हैं, मतलब बोन जल्दी से हिलती नहीं है, ये सॉफ्ट है, कार्टिलेज की बनी हुई है। तो ये सेप्टम है। अब देखिए नोज के अंदर ये हमारे पूरे नेजल कैविटी के अंदर 3 पार्ट हो जाते हैं। पहला नॉस्ट्रिल के ऊपर देखिए यहाँ पर हेयर्स होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे हेयर, सिलिया बोलते हैं इसको हम। हेयर्स क्या काम करते हैं? बाहर से कोई डस्ट पार्टिकल, अब हेयर जा रही है, डस्ट पार्टिकल आएगी, अंदर जाएगी, ये एनगल्फ कर लेगी। डस्ट पार्टिकल के साथ कोई जम्स आ गया, वो भी इसको एनगल्फ कर लेगा। ठीक है। और अगर मान लीजिए आगे आता है अंदर म्यूकस, और अगर मान लीजिए फिर भी थोड़ा आगे तक चला गया तो म्यूकस को टच करती जाए, हम एकदम जो है एक इंसनेशन महसूस होती है और हमारी छींक आती है, स्नीजिंग होती है, और वो बहुत फोर्स से होती है और डस्ट पार्टिकल बाहर आते हैं। अब देखिए स्नीजिंग जो होती है, हमारा पूरा फोर्स लगता है उसके अंदर उसको बाहर निकालने के लिए। और कोई पर्सन ऐसा नहीं होगा जो आँख खोल के स्नीज कर ले, है ना। वो वाला बात है कि जरूर पकड़ लो जबरदस्ती तो भी क्या होता है, छूट ही जाएगा वो। लेकिन वो स्नीजिंग करते हैं, बहुत फोर्स करता है, हमारी इवन आईज भी बंद हो जाती हैं और हम खूब जोर से फोर्स से बाहर निकालते हैं उसको। हल्के ड्रॉपलेट के साथ वो जो भी डस्ट पार्टिकल या जो भी जम्स होगा वो बाहर आ जाता है। फिर भी अब उसके ऊपर आता है, यहाँ पर पार्ट है वो आता है एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर क्या हुआ कि यहाँ पर आकर एयर कंडीशन हो जाती है। सबसे पहला काम क्या होता है इसमें? अगर मान लो गर्मियों में खूब गर्म हवा आ रही है तो एंटर करेगी तो यहाँ पर कूल डाउन हो जाएगी। और अगर ठंड में खूब ठंडी हवा आ रही है तो हल्की सी वार्म अप हो जाएगी। ये एयर कंडीशन है, जिससे क्या है कि ये जो एयर आती है ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल हो जाती है। एयर कंडीशन है। उसके अलावा जो एयर है वो किसी मॉइस्ट हो जाती है। और देन यू एंटर द थर्ड पार्ट, और वो थर्ड पार्ट हमारा क्या है? वो हमारा स्मेलिंग पार्ट। यहाँ पर हमें स्मेल होती है कि फॉल स्मेल है या अच्छी स्मेल है, ठीक है ना, वो हमें यहाँ पता लग जाता है। कि इसके बाद वो एंटर करती है हमारे किसमें? जिस पार्ट में। यहाँ पहला आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स के अंदर 2 चीज ओपन होती है। मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया था मैंने कि 2 ट्यूब यहाँ से इकट्ठी मिलती है। एक होती है फूड पाइप और एक होती है विंड पाइप। और फूड पाइप और विंड पाइप के अंदर 2 होल अलग अलग है जो लीड करते हैं उसको। जहां तक क्वेश्चन है इसका फूड पाइप का, ठीक है, वो होता है, मैंने पहले भी जिक्र किया था के अंदर, एक फूड पाइप और एक होता है इसमें विंड पाइप। और इसको दोनों को जो है ग्लोटिस आपको बताया मैंने, और उसके ऊपर एपिग्लोटिस होता है। ठीक है। एपिग्लोटिस क्या करता है? वो जो है विंड पाइप को जो फूड मान लो swallow करना होता है तो उसको वो बंद कर देता है ताकि फूड इसके अंदर एंटर ना कर सके। ये इसका पार्ट था। अब यहाँ से फेरिंग्स से जाता है लैरिंग्स में। लैरिंग्स हमारा हीरा जो मेल के अंदर एडम ऑफ एप्पल भी होता है, इसके अंदर फीमेल में एडम ऑफ एप्पल नहीं होता है, ध्यान रखना। मेल में एडम ऑफ एप्पल होता है, फीमेल में एडम ऑफ एप्पल नहीं होता। क्लियर। अब यहाँ पर जो एडम एप्पल के बाद जो है ये लैरिंग्स जो है वो क्या करता है? वाइब्रेशन करता है। ये वोकल सैक है जिससे हमारी जो वॉइस है वो अलग अलग होती है ड्यू टू अलग अलग पिच के कारण। ठीक। अब उसको अलग पड़ता हो तो खैर। अब एयर एंटर करती है ट्रेकिया के अंदर। ये पाइप है, इसे बोलते हैं विंड पाइप पूरा। ये ट्रेकिया क्या है? ट्रेकिया ट्यूब है, लेकिन ट्रेकियल ट्यूब जो है इसके अंदर कार्टिलेजिनस की जो है वो रिंग बनी हुई है। किससे सपोर्ट है? वो कार्टिलेजिनस की रिंग। ये पूरा ब्रोंकस तक आएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ताकि अगर मान लीजिए कभी एयर कम हो भी गई लंग्स के अंदर, ट्रेकिया के अंदर, तो ट्रेकिया कोलैप्स ना कर जाए। उसको सपोर्ट करने के लिए जो है ये कार्टिलेज की रिंग है। ठीक है। तो पूछा था कई बार कि देन विच रिंग्स देन सपोर्ट द ट्रेकिया देन टू प्रिवेंट इट टू कोलैप्स व्हेन द एयर इज नॉट सफिशिएंट। तब कहा जाता है उसमें कार्टिलेजिनस रिंग। क्या था वो? कार्टिलेजिनस रिंग। अब यहाँ पर देखिए ट्रेकिया जो है वो जब थोरेसिक कैविटी में आता है तो लंग्स में एंटर होने से पहले 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसे बोलते हैं ब्रोंकस। एक ब्रोंकस यहाँ गया, एक ब्रोंकस यहाँ गया, दोनों कहेंगे ब्रोंकाई। ठीक है। अब ये ब्रोंकस जो है वो लंग्स में एंटर होने के बाद जो है वो डिवाइड होता है बहुत सारी जो ब्रांचेस के अंदर। इन्हें बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। क्या बोलते हैं इसको हम? ब्रोंकियोल्स। ये ब्रोंकियोल आता है। ब्रोंकियल जो है लास्ट में टर्मिनेट होता है बहुत ही बैलून लाइक स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं बंच ऑफ द ग्रेप्स। ग्रेप्स के बंच होती है ना, बिल्कुल वैसे ही। और इसे बोलते हैं हम एल्वोलीज। एल्वोलीज जो है वो फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स है। क्या है एल्वोली? एल्वोलीज इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग। जैसे क्या है? नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन, किडनी। ऐसी जो है एल्वोली जो है वो है फंक्शनल जो है यूनिट ऑफ द लंग्स, क्योंकि यहीं पर एक्सचेंज होना है, यहीं पर गैसेज का एक्सचेंज होना है। कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का एक्सचेंज जो है वो एल्वोलीज में होना है। क्लियर। अब उसके बाद जो है यहाँ तक मैंने बात समझा दी आपको।
अब आता मैकेनिज्म के बारे में, ऐसा होता कैसे है, कैसी एयर एंटर करती है और कैसी एयर बाहर जाती है। तो जो हम एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन, देखिए एक होता है एक्सपायरेशन और एक होता है इंस्पायरेशन। दोनों के लिए जो है हमारी चेस्ट कैविटी बहुत बड़ा फंक्शन करती है। देखिए एयर का अंदर आना, एयर अंदर कैसी आएगी, ये प्रेशर पर डिपेंड करता है। देखिए आप देखिए प्रेशर और वॉल्यूम दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये आपको फिजिक्स का पार्ट है क्या, कि जो प्रेशर है, प्रेशर और वॉल्यूम दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखिए या आप वी लिखेंगे, वी एन जी, क्या प्रेशर डिक्रीज तो वॉल्यूम इंक्रीज, ठीक है। लेकिन यहाँ वॉल्यूम कहते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज प्रेशर इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज प्रेशर डिक्रीज, उल्टा होता है हमेशा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर। अब होता है गैस में कि जैसे मान लीजिए हमारी जो बॉडी का जो डायफ्राम है, मेन फंक्शन पहले डायफ्राम ही करता है इसमें, ये डायफ्राम है। जैसे डायफ्राम जो है वो क्या होता है इसमें, वो एकदम से जैसे कहा जाता है उसको कि डाउनवर्ड जाना, ठीक है। अब जो ये इस कंडीशन में है हमारा ये डायफ्राम, अब डायफ्राम जो एकदम डाउन हो गया। अब डाउन होते जो है जो ये पूरी कैविटी ऊपर बना था कॉन्वेक्स टाइप का था, वो डॉम टाइप का, वो हट के एकदम फ्लैट हो गया। अब फ्लैट होते हैं क्या, कैविटी बढ़ गई, ठीक है। तो जो डायफ्राम है वो ये डायफ्राम है क्या है, देखिए ये डायफ्राम कॉन्केव की कंडीशन में है। जैसे आप कॉन्वेक्स कह लीजिए, कॉन्केव ये कॉन्वेक्स हो गया। अब कॉन्वेक्स कंडीशन में है, डॉम कंडीशन में है, तो कैविटी जो क्या है इसका साइज छोटा है। अब ये क्या हुआ, ये एकदम से जब फ्लैट हो गया, जैसे फ्लैट हुआ कैविटी बढ़ गई। इसके अलावा क्या हुआ, अब आते हमारे ये पार्ट, यानी ये रिब्स है, और क्या है रिब्स। अब जो रिब्स है ये एक तो आगे आएंगी, ठीक है, क्या आएंगी ये फॉरवर्ड, रिब्स क्या आएंगी फॉरवर्ड, ये अपवर्ड कहते हैं अपवर्ड, ठीक है। और क्या साइडवेज, ये साइड में हो जाएंगी। अब इससे क्या होगा, अपवर्ड होने पर और साइडवेज होने पर क्या होता है, एक्साइड करेगी तो इससे क्या होगा, कैविटी बढ़ जाएगी। क्लियर। बैकबोन हमारी नहीं हिलती है, बैकबोन में कोई चेंज नहीं आता है। चेंज होता है पहला डायफ्राम के अंदर, डायफ्राम जो डॉम कंडीशन में था वो फ्लैट हो गया, उससे कैविटी इंक्रीज हुई। इसके अलावा जो चेस्ट कैविटी है, वो चेस्ट कैविटी क्या होती है, वो आगे की तरफ मतलब कि साइड ही बढ़ जाती है और अपवर्ड हो जाती है, ठीक है, जिससे स्टर्नम भी आगे हो जाता है। इस कंडीशन क्या होता है, कैविटी का जो साइज है बढ़ जाता है। जब कैविटी साइज बढ़ेगा तो मतलब क्या हुआ, मतलब वॉल्यूम उसका इंक्रीज हो गया। जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मतलब क्या हुआ, उसके अंदर प्रेशर डिक्रीज होगा। अब हमारी चेस्ट कैविटी में प्रेशर डिक्रीज है, बाहर प्रेशर इंक्रीज है। फौरन जो है इसको जो है कंपनसेट करने के लिए, इसको इक्वलाइज करने के लिए फौरन जो एयर है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगी। तो ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है। आप ध्यान रखिए, जब ऑक्सीजन एंटर करती है तो खाली ऑक्सीजन होती है, एयर एंटर करती है। उस एयर में मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं, उनमें क्या है, उनमें करीब याद कर देखिए कि 0.04% तो कार्बन डाइऑक्साइड, 0.04% होनी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, 20% उसमें ऑक्सीजन होती है और 78% में क्या होती है, नाइट्रोजन भी होती है। बाकी छोटी छोटी गैसें और भी होती हैं, हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है। अब एंटर्स को कहते हैं हम क्या, इंस्पायरेशन, ठीक है। आप समझ लीजिए डायफ्राम क्या हुआ, डायफ्राम जो है वो डाउनवर्ड हुआ। डायफ्राम के डाउनवर्ड होते क्या हुआ, जो डायफ्राम डाउनवर्ड, इससे क्या हुआ, जो हमारे ये डॉम बना हुआ था वो फ्लैट हो गया, कैविटी इंक्रीज हो गई। और ये जो है वो एक्सवर्ड हुआ, भाग तरफ पहुंची और अपवर्ड हो गया, क्या, चेस्ट कैविटी, स्टर्नम आगे आ गया और जो रिब्स है वो साइड में हो गया, साइड हो गई। इससे जो पूरी कैविटी जो है उसका साइज बढ़ गया, उसका वॉल्यूम बढ़ गया। कैविटी के वॉल्यूम बढ़ते ही क्या हुआ, प्रेशर अंदर का डिक्रीज हो गया, तो थोरेसिक कैविटी का प्रेशर डिक्रीज हुआ। क्लियर। इससे क्या हुआ, इसके साइज में बढ़ने में उसको हेल्प मिलेगी, क्योंकि उसको स्पेस मिल जाएगा लंग्स को। अब जैसे ही एयर जो है बाहर का प्रेशर कम है, अंदर का प्रेशर, बाहर का प्रेशर जो ज़्यादा है, अंदर का प्रेशर कम है, तो फौरन जो है एयर हमारी नॉस्ट्रिल्स होती है वो अंदर एंटर करेगी और हमारा जो लंग्स है वो इन्फ्लेट, फूल जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यहीं पर फौरन जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो जाएगी। जब गैसेज एक्सचेंज होगी तो क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन एंटर हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड को अपोजिट रास्ता चाहिए, वापस आना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो अब क्या होगा, वो होगा हमें एक्सपिरेशन हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। वो क्या होता है, यहाँ का होता है, यहाँ होता है इंस्पायरेशन, यहाँ होगा एक्सपायरेशन। अब एक्सपिरेशन का उल्टा इसका क्या, जो हमारा डायफ्राम फ्लैट था वो फॉर अपने रीगेन द पोजीशन, अपनी पोजीशन दोबारा मिलेगा और डॉम कंडीशन हो जाएगी, कैविटी कम हो गई। जो हमारे ये एक्साइड गया था वो इनसाइड आ जाएगा, ठीक है, आउटवर्ड गया था ना ये इनवर्ड आ जाएगा। कौन सी रिब्स, रिब्स हमारी पहले आउटवर्ड गई थी, अब हमारी रिब्स इनवर्ड आएगी। अभी हमारा जो ये स्टर्नम था वो क्या था, वो था इसमें अपवर्ड, ठीक है ना, अब वो जाएगा डाउनवर्ड,
यानी इनवर्ट हो जाएगा। ये अपवर्ड था, ये इनवर्ट हो गया। ऐसे ही जो है डॉम का हो गया, ठीक है, आपका डायफ्राम। तो तीनों कंडीशन के आप में सेट होने पर जो है क्या बन गया, कैविटी का साइज छोटा हो गया। फिर समझ लीजिए, ये हमारा क्या था पहले, ये हमारा फ्लैट था, क्या डायफ्राम, डायफ्राम एकदम से क्या होगा, अपवर्ड हो गया। डायफ्राम के अपवर्ड होते ही क्या हो, कैविटी शॉर्ट हो गई, छोटी हो गई। अब क्या था, जो रिब्स थी वो कहाँ थी, वो थी आउटवर्ड, अब वो इनवर्ड हो गई, तो कैविटी का साइज क्या शॉर्ट हो गया। हमारा स्टर्नम जो था वो क्या था, वो था आप क्या नाम है, अपवर्ड है ना, वो फिर डाउनवर्ड हो गया, आगे था ना वो ट्विच हो गया, कैविटी फिर शॉर्ट हो गई। अब इससे कैविटी का साइज शॉर्ट हो गया। जब कैविटी का साइज शॉर्ट हो गया तो अंदर का जो वॉल्यूम है वो कम हो गया। वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर इंक्रीज हो गया। प्रेशर यहाँ इंक्रीज है, बाहर प्रेशर क्या डिक्रीज है, फौरन जो एयर निकल के वो बाहर हो गई। क्लियर। अब जो एयर बाहर जा रही है, अब उसमें क्या है, उसमें 4% तो कार्बन डाइऑक्साइड है। अंदर आई थी 0.04 थी, अब 4% कार्बन डाइऑक्साइड है। जो अंदर आ रही थी ऑक्सीजन की थी 20%, अब ऑक्सीजन बाहर जा रही है तो क्या 12% तो 15% हो जाती है, ठीक है। नाइट्रोजन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो पहले भी 78% थी, अब भी 78% है। क्लियर। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। क्लियर। ये ब्रीदिंग है और ये फिजिकल प्रोसेस है, और जो केमिकल प्रोसेस है वो मैंने आपको सारा समझा दिया। क्लियर। अब आता है इसके बाद रेस्पिरेशन के अंदर ये पार्ट आते हैं कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का मतलब क्या है। देखिए ये कुछ पार्ट है, टाइडल वॉल्यूम, वह टीवी बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम वो है कि हम कितना गैस को बाहर निकाल सकते हैं और कितना ले सकते हैं मिनिमम। तो ये 500 ml है। हम जनरली जो है सांस लेते हैं तो 500 ml जो है वो हम गैसेस को बाहर निकालते हैं और 500 ml गैसेस को हम इनटेक अंदर लेते हैं, दैट इज द टाइडल वॉल्यूम। फिर आता है इसमें रेसिडुअल कितना है। रेसिडुअल ये है कि ये रहेगा ही रहेगा, ठीक है। आप कितना टाइम ही बाहर रखे रहे हो, फिर कहते हैं यार घर जाके अब सोना है तो आप 8 घंटे 10 घंटे घर में रहते हो, वो का मिनिमम टाइम है आपका। ऐसे ही एक रेसिडुअल वॉल्यूम है हमारे लंग के अंदर, ये तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इसके बिना क्या होगा, वो जो आपका हमारा लंग्स है वो कलेक्ट कर सकता है, ठीक है। और वो हमारा 1500 ml, तो करीब 1500 ml जो है वो वॉल्यूम गैस का हमारी बॉडी के अंदर रेस्ट्रिक्ट हमेशा रहता है। तो ये होता है रेसिडुअल वॉल्यूम। फिर आता है में टोटल लंग्स कैपेसिटी, ये करीब 5600 है, इतनी ही ज़्यादा ले सकती है, इससे ज़्यादा हमारी जो लंग्स है वो एक्सेप्ट नहीं करता। इसके बाद आता है इसमें इंस्पायरेशन रिजर्व और एक्सपायरेशन रिजर्व। ये टोटल हमारा टाइडल वॉल्यूम था, उस टाइडल वॉल्यूम के अलावा भी हम गहरी सांस लेके कितना अंदर ले सकते हैं और गहरी सांस छोड़ते रहे कितना बार छोड़ सकते हैं, वो है 1500 से लेकर 2000 के बीच में, ठीक है। ये थोड़ी वो है, मैंने आपके सिलेबस में हैवी वन दे दिया है कि बाई चांस किसी को क्यूरियोसिटी मिल जाती है। अब होता है हाइपोक्सिया और में देन एफेक्सेशंस। हाइपोक्सिया और जो हमारा जो ये एफिकेशंस है, ये दोनों जिस तरह डिजीज है। क्या हाइपोक्सिया में क्या होता है कि जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे गए, जब हम पहाड़ों पर जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड जाते हैं, तो हमें थोड़ा सफोकेशन महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जब हम जाते हैं हाई एल्टीट्यूड पर और करीब 6000 मीटर से अब चलेंगे तो वहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेशर जो है वो जो सी लेवल प्रेशर है उससे जस्ट हाफ हो जाता है। अब इतनी कम ऑक्सीजन में जो है हम लोग सांस लेना मुश्किल होता है। तो ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन जो है ये होता है इसमें क्या, हाइपोक्सिया होता है ड्यू टू द लेस ऑक्सीजन। वहाँ ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाएगी, तो यहाँ होगा इसमें हाइपोक्सिया। एक इसमें वो है एफेक्सेशंस। अफेक्सेशन क्या होता है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, यानी ब्लड जो है मोर वीनस हो जाता है, बहुत ज़्यादा कार्बन एंटर हो जाती है, इसकी वजह से हमें स्मोकिंग महसूस होती है। ऑक्सीजन है पर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गई, बढ़ गई इसके अंदर, तो उससे क्या है हमें जो होता है वो होता है इसमें देन एफेक्शंस, और इसकी वजह से जो है हमें दिक्कत होती है सांस लेने में। अब क्वेश्चन आता है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है। लास्ट बता रहा हूं आपको, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन है, क्योंकि ब्लड ही हमारे ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन जब ब्लड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है तो बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन आकर के वो हमें यह ब्लड सब में ऑक्सीजन सप्लाई करता है। लेकिन
जब वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को कहता है बाइकार्बोनेट की फॉर्म का, ज्यादातर बाइकार्बोनेट है, बाकी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, लेकिन ज्यादातर बाइकार्बोनेट की फॉर्म में जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है ना। क्वेश्चन एमसीक्यू आता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारी बॉडी के अंदर वो ज्यादातर जो है बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ही जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, और कुछ अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड भी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, नो डाउट, पर जहां तक होता है वो होता है बाई द बाइकार्बोनेट। क्लियर, ये आपको समझ में आ गया। और ग्लूकोज हमारा क्या है, वो फर्स्ट हमारा सबस्ट्रेट है किसका, रेस्पिरेशन का। इसके अलावा कुछ फैट्स और कुछ प्रोटीन भी यूज होते हैं जब अगर ग्लूकोज कम हो हमारे पास। ये मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज आ रहा है कि अभी कुछ बच्चों के ने कहा था कि यूरिन जो है वो उसकी नेचर कैसी है, उसका पीएच वैल्यू क्या है, और उसकी वो पेल कलर का क्यों होता है। तो मैं शायद बता रहा हूँ, उस पर ध्यान रहा होगा। देखिए जो पीएच है यूरिन की वो होती है करीब करीब समझ लीजिए 5.5 to 6 के बीच में, मतलब हल्का स्लाइटली एसिडिक होता है, वो अल्कलाइन नहीं होता, स्लाइटली एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक। और दूसरा उसका कलर जो है पेल येलो होता है जब हम पास करते हैं। और पेल येलो क्यों होता है, वो होता है यूरोक्रोम की वजह से, तो उसके अंदर एक है पिगमेंट है यूरोक्रोम, वो ऐड हो जाता है। यूरोक्रोम कहाँ से आता है एक्चुअल में, कि जो आरबीसी हमारी वो डेली बहुत सारी टूट फूट होती रहती है आरबीसी में और न्यू बनती रहती हैं। अब आरबीसी कहाँ जाती है, लीवर के पास। लीवर जो है उस आरबीसी को जो ब्रेक डाउन करता है उसमें जो खास मटेरियल होता है, कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन, उसको निकाल लेता है। तो हीमोग्लोबिन पिगमेंट्स जो बनता है कि कन्वर्जन से बनता है इसमें क्या, यूरोक्रोम। और यूरोक्रोम जो है फिर वो यूरिन के थ्रू निकल जाता है, और बाकी जो रेसिड्यू होता है वो स्टूल के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। ओके, फिर भी ऐसी कोई क्यूरीज और निकलती हो तो बहुत अच्छी बात है, वो आप मुझे भेजिए कमेंट बॉक्स के अंदर, देन आई विल डिस्कस द नेक्स्ट विद मी। ओके, नाउ थैंक्स। आई नो और कोई बचता तो नहीं है इसमें वैसे, मैंने सारा समझा ही दिया आपको, ठीक है। ओके, थैंक्स। नाउ